once again, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 11th students, हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 11th IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 के साथ। जी हाँ, यूनिट 1 सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांड न्यू यूनिट नंबर 2 नेटवर्किंग एंड इंटरनेट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी बुक का चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्किंग को कंप्लीट। जी हाँ, इस एक वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, क्या क्या टोपोलॉजीज होती हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कितने डिवाइसेस होते हैं, सारी चीजों को कवर करेंगे। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना ताकि आपके जो भी डाउट्स हो वो सब यहाँ पर क्लियर हो जाए, है ना जी। आपकी वर्का मैम लेकर आ चुकी है क्लास 9 to 12 IT, AI, CS, IP सभी सब्जेक्ट्स के 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स, जिसका लिंक कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यदि अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क एंड इंटरनेट। अभी देखो, नेटवर्क और इंटरनेट तो बहुत बड़ा शब्द है ना। इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। और इसमें एक्चुअल में होता क्या है मैम, कम्युनिकेशन होता है। कैसे कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो बेसिक कम्युनिकेशन है, इसकी यदि शुरुआत की बात करें तो ये इमेज आपको दिख रही होगी, जिनका नाम है ग्राहम बेल, है ना। ग्राहम बेल ने 1876 में कम्युनिकेशन की शुरुआत की थी विद द मीडियम दैट इज टेलीफोन नेटवर्क। ओके, तो टेलीफोन नेटवर्क की यदि बात करें तो 1877 में पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क की शुरुआत हुई थी, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पा रहे थे, है ना। कहीं भी किसी भी जगह पर लोकेटेड पर्सन के साथ में आप टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे थे। नाउ इसी को कहते हैं हम बेसिकली सर्किट स्विचिंग। क्या कहते हैं इसको? सर्किट स्विचिंग। जो टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू बेसिकली कम्युनिकेशन होता है उसको सर्किट स्विचिंग कहते हैं, क्योंकि 1950s के टाइम पर मिलिट्री कम्युनिकेशन को इसकी जरूरत पड़ी थी। आपने ध्यान दिया होगा, आपको पता होगा। तो मिलिट्री में जो आर्मीज होती है वो कैसे कम्युनिकेट करते थे पहले के टाइम पे? टेलीफोन्स के थ्रू, है ना, जो सर्किट स्विचिंग के थ्रू पॉसिबल था। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हुआ करती थी। अब क्या प्रॉब्लम्स होती थी मैम? यदि सिग्नल्स नहीं मिलते हैं तो जो नेटवर्क है वो फेल हो सकता है, देयर वाज अ चांसेस, है ना। तो इसके लिए एट द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर वॉर ना, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट चाहता था कि भाई फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाए। मतलब एक ऐसा नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाए कि यदि कोई सिंगल पॉइंट पे कोई डिवाइस या कोई टेलीफोन फेल भी हो जाता है तो बाकी जो डिवाइसेस है वो कम्युनिकेट कर सकें। एक सिंगल पॉइंट पे भी जो नेटवर्क है वो सर्वाइव ना करे, है ना। तो ऐसा कोई नेटवर्क उन्होंने डिजाइन करने की सोची। जब पॉल बैरन एंड डोनाल्ड डेविस एंड लैन क्लेनरॉक, इन तीनों ने मिलकर एक आइडिया जनरेट किया जिसका नाम है डिजिटल पैकेट स्विचिंग। ठीक है जी। तो यहीं से बेसिकली बात की जाए तो सर्किट स्विचिंग से, टेलीफोन नेटवर्क स्विचिंग से हम मूव करें कहां पर? डिजिटल पैकेट स्विचिंग पर, जहां पर बेसिकली डेटा जो है उसको ट्रांसमिट किया जाने लगा स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल चंक्स के फॉर्मेट में। तो डिजिटल पैकेट स्विचिंग में यही होता है ना, पैकेट्स के फॉर्मेट में जो है डेटा ट्रांसफर होता है। तो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने इस चीज को रियलाइज किया और वो चाहते थे कि जियोग्राफिकली जो है कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाए। तब उन्होंने एक एजेंसी जिसका नाम है ARPANET, है ना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, को हायर किया। और इस एजेंसी ने 1969 में सबसे पहला नेटवर्क डिजाइन कर दिया। तो इंटरनेट की या नेटवर्क की हिस्ट्री की बात करें बेटा जी, तो सबसे पहला नेटवर्क जो डिजाइन किया गया था वो था ARPANET। अब इसके पीछे की कहानी आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नेटवर्क मींस कम्युनिकेशन, जिसमें कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली नेटवर्क बहुत सारे टाइप के होते हैं। मोबाइल नेटवर्क होता है ना, वही रेलवेज का नेटवर्क होता है, एयरवेज का नेटवर्क होता है। बट हम यहां पर बात कर रहे हैं किस नेटवर्क की? कंप्यूटर्स नेटवर्क की। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में ARPANET के थ्रू, जो पहली एजेंसी थी यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट में, जिन्होंने बेसिकली दो डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया था। और किस टेक्नोलॉजी के थ्रू? डिजिटल पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना। तो इतना तो समझ में आ गया यहां तक कि मैम हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि अब पहला नेटवर्क यदि कोई आपसे पूछ ले एग्जाम में, जो आता है जनरली, जो जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है, कब, कौन सा, किसने डेवलप किया था, बस। तो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने ARPANET, इसका फुल फॉर्म, 1969 में डेवलप किया था।
डन, जिसमें कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाया था। अब सिर्फ इतनी कहानी काफी नहीं है, एक्चुअल में ये जो नेटवर्क और इंटरनेट है ना, ये बहुत वास्ट टर्म है। यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करना मतलब कुछ ना कुछ टेक्निक यहाँ यूज हो रही है जिसको हम डिजिटल पैकेट स्विचिंग कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी थे। अब उन रूल्स और रेगुलेशंस को यहाँ पे कहा जाता है एक बिगर नेम जिसको कहते हो आप प्रोटोकॉल्स, जो आपके स्कूल में भी फॉलो किए जाते हैं, वही सारे रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन में रहना है एंड एवरीथिंग। वैसे ही इंटरनेट पे भी, नेटवर्क में भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया गया, जिसको डेवलप किया गया, दैट इज TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसके बिना इंटरनेट पे कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो 1969 में ARPANET डिजाइन किया गया पहला नेटवर्क, और फिर 1970 में इस प्रोटोकॉल को डेवलप किया गया ताकि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके कंप्यूटर्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, नेटवर्क में कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो ये तो ARPANET की कहानी हुई। लेकिन उसके बाद क्या मैम नेटवर्क डेवलप हुए? बिल्कुल डेवलप हुए बेटा जी। NSF नेट नाम का दूसरा नेटवर्क स्टैब्लिश किया गया 1984 में, जो कि एक लार्ज नेटवर्क के नाम से फेमस हुआ था। नेशनल साइंस फाउंडेशन सुना होगा आपने, फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पस। वहां पे इस नेटवर्क को डिजाइन किया गया था, अगेन फॉर कम्युनिकेटिंग द कंप्यूटर्स। ओके, सो 1984 में अगला नेटवर्क आया था, याद रखना, NSF नेट, है ना। ये चीज इसलिए बता रही हूँ, ये हाईलाइटेड टर्म्स है क्योंकि आपसे एमसीक्यूज में, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स वगैरह में 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, 1 वर्ड में भी पूछ सकते हैं। क्लियर? तो ARPANET एंड NSF नेट वर इंटरकनेक्टेड, द नेटवर्क ग्रोथ इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। बस यहीं से कहानी शुरू हुई इंटरनेट और नेटवर्किंग की, जहां पे TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज किया जाने लगा कम्युनिकेशन के लिए, और एक वाइड एरिया नेटवर्क फॉर्म किया गया जिसे कहते हो आप क्या, जिसे आप कहते हो इंटरनेट, जिसकी दुनिया में आज हम जी रहे हैं। बिना इंटरनेट हमारा कुछ भी काम पॉसिबल ही नहीं है मैम। आज आप एक क्लिक से लेकर शॉपिंग तक कर सकते हो घर बैठे, आपको मार्केट जाने की भी जरूरत नहीं है। आप रेलवे के टिकट्स बुक कर सकते हो, आप मूवी के टिकट्स बुक कर सकते हो, आप जो चाहे वो काम कर सकते हो इंटरनेट की मदद से, है ना जी। तो बेसिकली बात करें तो इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अभी इंटरनेट है क्या? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। जो एक छोटे से कंप्यूटर्स की भी बात कर लें हम, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा कोई पर्सन या इंडिया में बैठा कोई पर्सन कम्युनिकेट कर पा रहा है विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, इट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। क्योंकि जितने भी कंप्यूटर्स है वर्ल्ड वाइड, वो सब किसके थ्रू कनेक्टेड है? इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। मतलब स्मॉल स्मॉल नेटवर्क जो है वो आपस में कनेक्टेड है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो यहाँ पे एक आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाने लगा जिसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जहां एक सेंडर पर्सन होता है, दूसरा रिसीवर होता है, और ये आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इंटरनेट जिस आर्किटेक्चर पर बेस्ड है उसका नाम है बेटा जी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यहाँ पर एक सर्वर सिस्टम होता है और बहुत सारे क्लाइंट सिस्टम्स होते हैं जो बेसिकली आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वर। सर्वर के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है जो क्लाइंट्स तक पहुंचाई जाती है। ओके जी, अब इतना ही नहीं, सिर्फ यहाँ आकर इंटरनेट खत्म नहीं होता है। एक्चुअल में TCP/IP प्रोटोकॉल सिर्फ सफिशिएंट नहीं था। TCP/IP के साथ साथ फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए, इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, ये जो मैंने अभी बताया ना क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, भाई आपको सर्विसेज एक्सेस करनी है इंटरनेट की सारी, तो इसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स डिजाइन किए गए, जिसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंटरनेट में अपना योगदान दिया, इंटरनेट एस्टैब्लिशमेंट में। उसमें सबसे पहले है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF। इसका भी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो बेसिकली कोर प्रोटोकॉल्स IPv4, IPv6 है ना, इनको डेवलप किया। उसके बाद बात करें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दैट इज इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ICANN। इसका भी फुल फॉर्म याद रखना क्योंकि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बेसिकली कोऑर्डिनेट किया था यूनिक आइडेंटिफायर्स क्रिएट करने में। अब मैम ये यूनिक आइडेंटिफायर्स क्या है? भाई आप इंटरनेट पे कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो उसका एक डोमेन नेम होता है, हर एक वेबसाइट का एक यूनिक नेम होता है। तो इसी तरीके से डोमेन नेम्स को डेवलप करने में, इंटरनेट प्रोटोकॉल को डेवलप करने में, जिसकी मदद से आप इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हो, और भी बहुत सारे इंटरनेट के पैरामीटर्स हैं उनको डेवलप करने में हेल्प किया। ठीक है, सेवरल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्टिवली कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हुआ? IACNN, है ना, IETF। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिकली ये आपको ISPs प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप इंटरनेट को अपने
घर बैठे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आपने नाम सुने होंगे ना, जियो, एयरटेल, ये आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, बीएसएनएल वगैरह, ये सभी आईएसपीज हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें आज इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। हाई स्पीड बैंडविड्थ के थ्रू आप इंटरनेट को अपने सिस्टम पे एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है जी, तो ये तो थी पूरी कहानी एंड होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी लेंथी थी लेकिन आपको क्लियर समझ में आ गया है कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, नेटवर्क होता क्या है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज जो यहाँ यूज होती हैं, जो टर्म्स जो हम रेगुलरली बोलते हैं वो क्या है मैम, तो यहाँ पे हर एक कंप्यूटर्स को जो इंटरनेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है उसे कहते हैं नोड्स और स्टेशंस। ठीक है, आप कंप्यूटर नहीं कहते, उसे क्या कहते हो आप, नोड्स। दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, फैक्स मशीन्स, टेलीफोन्स व्हिच कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय सेंडिंग और रिसीविंग डेटा और मैसेजेस। तो याद रखना, यदि आपसे 2 नंबर में पूछ लिया व्हाट आर द नोड्स या नोड्स किसे कहते हो, तो नेटवर्किंग में चाहे वो कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो या कोई सा भी रिसोर्स कनेक्ट आपने किया हो, वो नोड्स कहलाता है, जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। आप कुछ बेसिक कंपोनेंट्स जो बेसिकली डिपिक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को, तो सबसे पहला होता है कम्युनिकेशन करने के लिए सेंडर सिस्टम, दूसरा होता है रिसीवर, है ना। सेंडर नहीं होगा तो मैसेज कैसे मिलेगा, रिसीवर नहीं होगा तो रिप्लाई कौन सेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। सेंडर और रिसीवर कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जो बेसिकली डेटा को सेंड करने में और डेटा को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। आपने कोई मेल सेंड किया या आपने व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैसेज सेंड किया तो आपके दोस्त के मेल आईडी तक या आपके फ्रेंड के व्हाट्सएप तक पहुंचेगा कैसे, जब कोई सेंडर और रिसीवर सिस्टम होगा, है ना। और ये आपस में कनेक्ट होंगे किससे, एक चैनल से, एक नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, और जिस डेटा को ये शेयर कर रहे होंगे वो होगा मैसेज। तो मैसेज क्या हो गया, एक इंफॉर्मेशन और एक मीनिंगफुल डेटा जो कि कम्युनिकेट हो रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में एक स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है जी, चाहे फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, हिंदी लैंग्वेज में हो, एक फॉर्मेट में आप जिसे शेयर कर रहे हो। ठीक है, नाउ चैनल जिसके थ्रू ये मैसेज ट्रेवल करेगा, जैसे कि चैनल की बात कर ले तो वो कम्युनिकेशन मीडियम जिसके थ्रू आपका मैसेज ट्रांसमिट होता है। ओके जी, अब यहाँ पे यदि चैनल की बात करें तो उसके पहले आप ये समझ सकते हो कि ये सारे नोड्स है। देखो ये सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम ए, कंप्यूटर सिस्टम बी, कंप्यूटर सिस्टम सी और एक प्रिंटर। आपने अपने स्कूल की लैब में भी देखा होगा, अगर आपके स्कूल की लैब में 40 कंप्यूटर्स है तो ऑल 40 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद सिंगल प्रिंटर। कोई से भी कंप्यूटर से कोई भी कमांड दी जाएगी तो वो प्रिंटर्स के थ्रू प्रिंट होगी, है ना। जो भी आप कमांड दोगे प्रिंटर के थ्रू तो वो पेज पर्टिकुलरली प्रिंट होगा। व्हाई, बिकॉज ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद दिस प्रिंटर बाय यूजिंग इंटरनेट और बाय यूजिंग नेटवर्क की मदद से आप क्या कर पा रहे हो, इन सारे रिसोर्सेज को कनेक्ट कर पा रहे हो। तो अब हर एक कंप्यूटर के साथ में आपको अलग अलग प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं है, एक प्रिंटर को आप कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो चैनल यूज हो रहा है ना, जो नोड्स को कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। अब वो कौन से टाइप का होता है ध्यान से समझना, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो वो कम्युनिकेशन का टाइप आपका सिंप्लेक्स हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स हो सकता है या फुल डुप्लेक्स हो सकता है। नाम से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने वाली हूं। ये आपने सुना होगा बट समझ नहीं आता मैम, सुना तो बहुत बार है कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। देखो होता क्या है, जब पहले के जमाने में रेडियो चलते थे, चलते आज भी है, आजकल आपके मोबाइल में इंटीग्रेटेड वे में आपको मिल जाते हैं, तो जो रेडियो के थ्रू कम्युनिकेशन होता था ना वो बेसिकली आपका एक सिंगल डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल, उसको हम कहते थे बेसिकली यहाँ पे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है जी, अभी सिंपलेक्स कम्युनिकेशन जहां पे आपको एक ही डायरेक्शन से इंफॉर्मेशन मिलती थी, बस आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे होते थे। लेकिन वही जब हम बात करें हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की, तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे आपके टेलीफोन लाइंस को आप एक्सेस कर सकते हो कि टेलीफोन में एट अ टाइम आप 2 लोग आपस में बात कर सकते हो, लेकिन एट अ टाइम एक ही पर्सन यहाँ पर बात करेगा, दूसरा सुनेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आप इसको टेलीफोन लाइंस के थ्रू कम्युनिकेशन कह सकते हो। फुल डुप्लेक्स में आ जाता है आपका कंप्लीट कम्युनिकेशन जो कि बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि द कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज्ड एज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड इन ओनली वन डायरेक्शन, वही रेडियो वाला एग्जांपल कि एक ही डायरेक्शन में जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, यूनिडायरेक्शनल जिसको कहते हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्क द डेटा ट्रांसमिटेड यूजिंग मेनी फाइबर
फाइबर ऑप्टिक्स और सैटेलाइट्स इन सिंपल इन नेचर। अभी हम इसके बाद आएंगे यहाँ पर कि कैसे डेटा ट्रांसमिट होता है, कौन कौन से चैनल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे फाइबर ऑप्टिक्स और ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में भी। तो जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है वो बेसिकली वेव्स के भी फॉर्मेट में हो सकता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स के फॉर्मेट में हो सकता है, सैटेलाइट्स के फॉर्मेट में हो सकता है। अभी हाफ डुप्लेक्स मोड की बात करें तो ये होते हैं बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, जिसमें दो नोड्स आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक है, एट अ टाइम। तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो हाफ डुप्लेक्स होगा। दिस मोड इज जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन द नोड्स इन लो बैंडविड्थ सेटिंग्स। मतलब हम बात करें दो कंप्यूटर्स जो है वो आपस में फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट जो स्पीड होती है हाफ डुप्लेक्स की वो थोड़ी लो होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है। वहीं यदि बात करें फुल डुप्लेक्स की, तो फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, दोनों पार्टीज एक सेम टाइम पे कम्युनिकेशन कर सकती हैं। एक सेम टाइम पे आप जो है दो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो, साइमल्टेनियसली दे कैन शेयर द डेटा एंड रिसोर्सेज, तो वो कहलाएगा आपका फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैनल जिसके थ्रू बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ठीक है। याद रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लेक्स यूनिडायरेक्शनल, हाफ डुप्लेक्स बाई डायरेक्शनल एंड फुल डुप्लेक्स ये भी बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन सेम टाइम पे डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में एट ए टाइम एक पर्सन ही डेटा ट्रांसफर कर सकता है, बाकी दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ बेसिकली बात करें तो अब कम्युनिकेशन के लिए एक और यहाँ पे टूल यूज होता है जिसको कहते हैं हम NIC, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नाम सभी ने सुना होगा, जो कि नेटवर्किंग में फुल डुप्लेक्स मोड में सपोर्ट होता है। बेसिकली ये जो आप देखते हो ना, आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आजकल जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के थ्रू चैटिंग कर पा रहे हैं, साइमल्टेनियसली दो लोग आपस में बातचीत कर पा रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ NIC। आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी एक NIC पोर्ट होता है जहां पे आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, है ना। दैट कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी यूज्ड फॉर मींस ऑफ रिसोर्स शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन। मतलब आप प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हो अपने सिस्टम में, है ना। एक सेम टाइम पर दो से ज्यादा कंप्यूटर्स जो है प्रिंटिंग का कमांड दे सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ओके, कि सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली जो है कम्युनिकेशन पॉसिबल है एक से ज्यादा नोड्स का। क्लियर? तो आप तीनों में डिफरेंस तो अच्छे से समझ में आ चुका है, मैंने एग्जांपल से समझा दिया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो यहाँ यूज होती है दैट इज रिसोर्स शेयरिंग। अब रिसोर्स शेयरिंग का क्या मतलब है? देखो, रिसोर्स शेयरिंग का मतलब कोई फाइल हो सकती है जो कि कंप्यूटर्स के साथ में शेयर हो रही है, मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ में। कोई डिवाइस हो सकता है, अगर डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे डिवाइस प्रिंटर भी हो सकता है, यहाँ पे डिवाइस आपका स्कैनर भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस, कोई हार्ड ड्राइव भी हो सकती है। अंडरस्टूड? तो नेटवर्किंग में बेसिकली आप सिर्फ फाइल को ही शेयर नहीं कर सकते हो, आप रिसोर्स को भी शेयर कर सकते हो। मतलब आप एक प्रिंटर को शेयर कर सकते हो, एक स्कैनर जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स के थ्रू यूज हो रहा है, स्कैनिंग के लिए यूज हो रहा है, एक हार्ड ड्राइव को यूज कर सकते हो आप, ठीक है, जो मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ में शेयर हो रही है। तो रिसोर्स शेयरिंग इज द अनदर बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग। ओके, कनेक्टिंग कंप्यूटर्स थ्रू नेटवर्किंग अलाउज अस टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। मतलब आप हार्डवेयर को भी शेयर कर पा रहे हो और आप सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर पा रहे हो। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ले लिया और उसको 5 सिस्टम्स में, 3 सिस्टम्स में आप एक्सेस कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग ओनली। एक सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया और उसको नेटवर्क के थ्रू, लैन केबल के थ्रू आप मल्टीपल कंप्यूटर्स में एक्सेस कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ओनली। अंडरस्टूड? तो नेटवर्किंग के ये कुछ एडवांटेजेस हैं कि रिसोर्स में हम हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर दोनों को शेयर कर पा रहे हैं। अब एग्जांपल की बात करें तो देखो, प्रिंटर, स्कैनर जो मैंने अभी बता दिया, वही सेम एग्जांपल यहां लिखा हुआ है कि आप टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, किसी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या किसी भी फाइल दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के बीच में शेयर कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन। अभी जब कम्युनिकेशन की बात करें तो दूर दराज लोगों से बैठकर आप बात कर सकते हो विदाउट गोइंग और विदाउट विजिटिंग देम, है ना। आप बिना कहीं जाए, बिना कुछ करे, यदि आपके पास में हार्डवेयर डिवाइस है, यदि आपके पास में आपका लैपटॉप, मोबाइल फोन, पीसी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो यू कैन कम्युनिकेट विद एनी पर्सन एनीवेयर इन दिस जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, नाउ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स थ्रू नेटवर्क facilitates exchange of information amongst the nodes in the network, है ना। अब नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स हैं उनको नोड्स कहते हैं, ये वर्ड बस आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जहां जहां नोड वर्ड यूज होगा मतलब हम नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एनी कंप्यूटर सिस्टम सेंड डेटा टू एनी 3 अदर कंप्यूटर सिस्टम्स एंड वन इज प्रिंटर ऑल्सो, सो इट इज कनेक्टेड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे हमने कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है जी, क्या किया है, कुछ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए हुए हैं और सभी आपस में कनेक्टेड है
नेटवर्क, सभी आपस में कैसे कनेक्टेड है? नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। कोई भी सिस्टम किसी भी सिस्टम को डेटा शेयर कर सकता है आसानी से। तो कोई भी सिस्टम, 1 नंबर का सिस्टम 3 से भी कम्युनिकेट कर सकता है, 4 से भी कम्युनिकेट कर सकता है, 2 से भी कम्युनिकेट कर सकता है। अंडरस्टूड? यदि यहां पे आप बीच में कोई डिवाइस प्रिंटर यूज करते हो तो वो इस प्रिंटर के साथ भी शेयर हो सकते हैं। तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहां पे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहला रिसोर्स शेयरिंग, दूसरा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के लिए भी कुछ डिवाइसेस यहाँ पे यूज होते हैं। अब वो कौन से डिवाइसेस हो गए बेटा? नेटवर्किंग डिवाइसेस, जैसे कि मॉडेम्स, राउटर्स, स्विचेस, ब्रिजेस, है ना, ब्रिज, गेटवे, ये सारे डिवाइसेस को अभी मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। क्लियर? चलिए बढ़े आगे, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। तो अभी तो हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। सेंडर सिस्टम होता है, रिसीवर सिस्टम होता है, मैसेज जो आप ट्रेवल करवाते हो, जो शेयर करते हो पैकेट्स के फॉर्मेट में शेयर होता है, देन उसी के साथ में कम्युनिकेशन, रिसोर्स शेयरिंग। ये कुछ टर्म्स थी जो नेटवर्किंग में यूज होती हैं। लेकिन आखिर में शेयर कैसे होता है डेटा, किस ट्रांसमिशन मीडियम का हम यूज करते हैं? तो जब कोई मैसेज कोई सेंडर सेंड करता है तो ये मैसेज रिसीवर तक कैसे पहुंचता है? एक चैनल के थ्रू, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन चैनल। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अपने घर से अपने स्कूल जाते हो तो भाई वॉक करके तो नहीं जाते हो, अगर स्कूल बहुत ज्यादा पास में है तो वॉकिंग करके आप जा सकते हो, है ना। लेकिन यदि आपका स्कूल आपके घर से मान लो 5-10 किलोमीटर दूर है तो क्या करोगे आप? कोई कन्वेंस यूज करोगे, कोई बेसिकली आप ट्रांसमिशन जो है डिवाइस का यूज कर सकते हो या व्हीकल का यूज कर सकते हो, बाय बस जा सकते हो। बिल्कुल वैसे ही कोई भी मैसेज सेंडर सिस्टम से यदि ट्रांसफर हुआ है तो वो रिसीवर तक जाता है एक चैनल के थ्रू, जिसे ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। That refers to the channel of transmission through which data can be transmitted from one node to another node in the form of signals। और ये कैसे ट्रांसफर होते हैं? सिग्नल्स के फॉर्मेट में। सिग्नल्स encodes the data in the form of suitable transmission of medium। A medium is categorized by its bandwidth defining the information carrying capacity of medium। मतलब यहाँ पे जो मीडियम है जिसका आप यूज कर रहे हो डेटा को ट्रांसफर करने में, उसको डिफाइन किया जाता है उसकी बैंडविड्थ के थ्रू, उसकी फ्रीक्वेंसी के थ्रू, कि वो पर्टिकुलर मीडियम कितनी हाई फ्रीक्वेंसी से, कितना हाई स्पीड से जो है डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। तभी तो आजकल हम जो इंटरनेट लगाते हैं ना, वो बैंडविड्थ देखकर, स्पीड देखकर लगाते हैं कि भाई कौन सा जो इंटरनेट का पैक है वो बेसिकली आपको हाई स्पीड में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, किसकी बैंडविड्थ सबसे ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करते हो, राइट। सो कॉमन मेथड्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस बाय यूजर्स इंक्लूड डायल-अप with computer modem via telephone circuits, broadband over coaxial cable, fiber optics or copper wires, Wi-Fi satellite, cellular telephone technology like 3G 4G, आजकल तो 5G भी आ चुका है ना। तो डिपेंड्स कि आप इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन सी मेथड का यूज कर रहे हो। पहले जो कनेक्शन हुआ करते थे वो थे डायल-अप कनेक्शन, जो टेलीफोन लाइंस के थ्रू कनेक्टेड होते थे। जब टेलीफोन लाइंस एक्टिव होंगी तभी जो है इंटरनेट को आप एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं एक्सेस कर पाओगे। एक नंबर डायल करना होता था आपको, जिस कंपनी से आपने जो है कनेक्शन लिया हुआ है, वो नंबर डायल करने के बाद ही आपका इंटरनेट एक्टिव होता था और आप एक्सेस कर पाते थे। लेकिन अब ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो टेक्निक है वो ओल्ड हो चुकी है। आजकल ब्रॉडबैंड का जमाना चल रहा है। ब्रॉडबैंड में आप कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कॉपर वायर, इवन वायरलेस टेक्नोलॉजी वाईफाई का यूज कर पा रहे हो, है ना, जिसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं? डेटा को ट्रांसमिट करते हैं विद हाई बैंडविड्थ। क्लियर? तो दो टाइप के मीडियम्स है बेटा, वन इज गाइडेड मीडियम एंड अनदर इज अनगाइडेड मीडियम। अब ये दो टाइप के ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, इनके नाम याद रख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आते हैं एग्जाम में। गाइडेड मीडिया मतलब वो मीडिया जिसके थ्रू बेसिकली यहाँ पर वायर्ड कनेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे लेन केबल होती है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे जो गाइडेड मीडिया होते हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स में आ जाते हैं। और अनगाइडेड मीडिया की बात करें तो यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है। अनगाइडेड मतलब वायरलेस, गाइडेड मतलब वायर्ड कनेक्शन, ओके, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हो। फिजिकल कंडक्टर यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे वेव्स के फॉर्मेट में जो डेटा ट्रांसमिट होता है, जैसे इंफ्रारेड वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई। और ये डिफर कैसे करते हैं? ये डिफर करते हैं बेसिकली इनकी फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग जस्ट, और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इनमें नहीं होता है। ठीक है, तो इस चार्ट के थ्रू आपको अच्छे से कम्युनिकेशन मीडियम समझ में आ जाएंगे कि जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है सेंडर से रिसीवर सिस्टम के बीच में, तो किस तरीके का मीडियम यूज हो रहा होता है। तो कम्युनिकेशन मीडियम क्या हो सकता है? वायर्ड और वायरलेस, गाइडेड
और अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया में वायर्ड कनेक्शन होता है, अनगाइडेड मीडिया में वायरलेस कनेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें पहली बात कर लेते हैं हम ट्विस्टेड पेयर केबल की। तो ट्विस्टेड पेयर केबल ना कुछ इस तरीके से होती है, ध्यान से देखो। ट्विस्टेड पेयर केबल कैसी होती है? ट्विस्टेड होती है, जो बेसिकली टेलीफोन लाइंस के लिए जो कनेक्शन चलता था, आपने देखा था टेलीफोन लाइंस में जो केबल यूज होती थी वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी मल्टी कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कोएक्सियल केबल को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें मेटेलिक वायर के ऊपर कवरिंग होती है, डबल कवरिंग होती है, इसमें सिंगल कवरिंग होती है। तो कोएक्सियल केबल क्या होता है? इसमें भी जो वायर्स होते हैं वो इस तरीके से ट्विस्टेड ही होते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक प्लास्टिक का जैकेट लगा होता है कुछ इस तरीके से, जो क्या करता है बेसिकली इस वायर्स को, जो इसके अंदर वायर्स लगे होते हैं उसको कवर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद आती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। अभी ऑप्टिकल फाइबर केबल को समझने के पहले कोएक्सियल केबल का एग्जांपल समझ ले। देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल का एग्जांपल टेलीफोन लाइंस के वायर्स हो गए। कोएक्सियल केबल का एग्जांपल जो डीटीएच टीवी में जो आपका जो आपके टाटा स्काई टीवी से जो कनेक्शन होता है ना आपके टीवीज में, वो बेसिकली जो केबल यूज होती है वो आपकी कोएक्सियल केबल होती है। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये सबसे अच्छी हाई क्वालिटी की एक्सपेंसिव केबल होती है, जिसके डैमेज होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल डैमेज हो सकती है इजीली, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती। कोएक्सियल केबल में एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, लेस चांसेस आर देयर, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में ना के बराबर चांसेस होते हैं। इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है ऑप्टिकल फाइबर में, वो ट्रांसफर हो रहा होता है कैसे? लाइट वेव्स के फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब यहां पे ऑप्टिकल फाइबर में लाइट वेव्स के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर होता है, और ये अंडरग्राउंड आपकी ऑप्टिकल फाइबर चलती है लाइंस। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इन तीनों में यदि डिफरेंस आया तो लिख दोगे। फास्टेस्ट मींस में जो डेटा ट्रांसफर करने वाली गाइडेड मीडिया है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, आजकल यही यूज होती है, बट थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। वही बात कर ले अनगाइडेड मीडियम में, तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। इन वेव्स के फॉर्मेट में, सैटेलाइट्स के फॉर्मेट में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो बेसिकली आपका अनगाइडेड मीडियम में आ जाता है, जिसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सारी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, है ना, जो बेसिकली लेस एरिया में ज्यादा स्पीडली काम करती है। ओके जी, तो इतना क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये डायग्राम अच्छे से याद कर लेना, इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हम आपस में जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, हमने केबल्स तो समझ लिया कि किस चैनल्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है, बट व्हाट अबाउट कंप्यूटर्स कैसे कनेक्ट होते हैं? तो इसके लिए कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम जिस नेटवर्किंग डिवाइस की बात करेंगे दैट इज रिपीटर। अभी जैसा इसका नाम है ना बेटा जी, वैसा इसका काम है। रिपीटर मींस व्हाट? जो सिग्नल्स को रिपीट कर देता है। जब भी सिग्नल्स वीक होने लगते हैं ना तो उसको रिपीट कर देना। मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई एक सेंडर सिस्टम है ना, मान लो कि वो इंडिया में है और आपका कोई फ्रेंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, ठीक है जी, यूएस में है जो, अंडरस्टूड। अब आपने यदि कोई मैसेज ट्रेवल किया यहाँ से, सपोज आपने व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू हाई या हेलो उसको लिखकर भेजा, अब वो ऑनलाइन है बंदा और वो आपके मैसेज को एक्सेस भी करेगा। इन बिटवीन डिस्टेंस काफी ज्यादा है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस है। इन बिटवीन यदि यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस के थ्रू आपके जो मैसेजेस है उसको डिले होता है या मैसेज ट्रेवलिंग की स्पीड कम होती है, तो एट दैट टाइम यहाँ पे हम एक डिवाइस यूज कर लेते हैं जिसका नाम है रिपीटर। जो रिपीटर क्या करेगा? रिपीटर बेसिकली इस मैसेज को, जो मैसेज आपका पैकेट्स में ट्रैवल होता है, लार्ज मैसेज है तो पैकेट्स में ट्रैवल होता है, इन पैकेट्स को ट्रैवल करने की स्पीड को रिपीट कर देगा। जो वीक सिग्नल्स होते हैं उनको वापस एक्टिव सिग्नल्स में जनरेट कर देगा। ओके, दिस इज द वर्क ऑफ रिपीटर। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, बट रिपीटर का काम यही होता है। विद इंक्रीज इन डिस्टेंस अ सिग्नल में बिकम वीक और डिस्टॉर्टेड, द रिपीटर इज यूज्ड टू रीस्टोर द इनपुट सिग्नल्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जिस ओरिजिनल फॉर्म में सिग्नल्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा था, वही ओरिजिनल फॉर्म में सिग्नल्स को वापस रीजनरेट कर देना, रिपीट कर देना। इफ योर डेटा ट्रेवल फॉर लार्ज डिस्टेंस देन दिस डिवाइस इज यूज्ड। ओके, आ गई बात समझ में? इसको आप डिजिटल जनरेटर भी कहते हो। समटाइम्स इसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल जनरेटर, जो कि क्या करता है, जो सिग्नल्स है, डिजिटल सिग्नल्स है, उनको एम्पलीफाई करता है और रीशेप कर देता है। ठीक है, तो अब यदि एग्जाम में रिपीटर के बारे में पूछ लिया गया तो आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पर ये एक आपका नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है ना, और ये काफी ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पर है, तो बीच बीच में यहाँ पे आप देखोगे रिपीटर्स को यूज किया गया है, जिस रिपीटर्स की मदद से यदि इस एक सिस्टम से डेटा आपका यहाँ इस सिस्टम तक ट्रेवल करना है तो ये रिपीटर क्या करेगा, यदि सिग्नल्स वीक होते हैं तो यहाँ पर आकर उसको रीजनरेट कर देगा, जिससे वो डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच जाए। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज हब।
अभी हब क्या होता है मैम? हब एक नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस है जिसको जनरली आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर लैब में या आप कहीं कैफे वगैरह में भी जाते हो तो आपने ये देखा होगा कि मल्टीपल जो कंप्यूटर्स हैं अगर वो वायर्ड कनेक्टिविटी लैन वगैरह में कनेक्टेड है तो वो एक सेंटर डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं जिसको कहते हैं हब। ठीक है, तो हब एक कनेक्टिविटी डिवाइस होता है बेसिकली जो केबल्स के थ्रू मल्टीपल कनेक्शंस प्रोवाइड कर देता है कंप्यूटर्स को। इसमें बहुत सारे केबल कनेक्शन होते हैं, देखो ये 1 2 3 4, ये एक हब डिवाइस है जिसमें 4 कनेक्शंस आपको दिख रहे हैं। मतलब आप नेटवर्क में 4 कंप्यूटर्स को आसानी से इस हब से कनेक्ट कर सकते हो और फिर ये चारों आराम से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसमें आप फाइल्स को, रिसोर्सेज को शेयर कर पाओगे। ठीक है, तो हब कंप्राइजेस सेवरल इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स ईच ऑफ विच कनेक्ट्स अ सिंगल केबल एज डेटा अराइविंग or incoming line is to output to all except the line which the hub receives data। इसमें इनपुट और आउटपुट पोर्ट होता है। एक सिस्टम से इनपुट आया, कहाँ पहुंचाना है, दूसरे सिस्टम तक पहुंचाना है, तो बेसिकली इन इनपुट आउटपुट पोर्ट से होता हुआ ही डेटा जाता है। अब हब का ना एक डिसएडवांटेज होता है जो आपको नहीं पता होगा, पता है तो बहुत बढ़िया बात है। देखो हब में ना साइमल्टेनियसली यदि 2 सिस्टम ने एक साथ डेटा ट्रांसफर कर दिया तो हब के पास कोलाइजन के चांसेस आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हब में जो डेटा है वो कोलाइड होने के चांसेस होते हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो मैम फिर क्या हब यूज नहीं करें? नहीं, हब को आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कोलाइजन का प्रॉब्लम ना हो, है ना, तो हम यहाँ पर एक और डिवाइस है, स्मार्ट डिवाइस, जिसको कहते हैं हम स्विच। स्विच नाम का एक डिवाइस है जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम स्मार्ट हब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मार्ट हब। इसका यूज कर लेते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज तो हब का ये हुआ कि मल्टीपल सिस्टम्स ने यदि एक साथ डेटा ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पर मैम कोलाइजन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हब में ये होता है यहाँ पर कि एक साइमल्टेनियसली टाइम पर यदि डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है सिस्टम्स के थ्रू तो वो सभी नोड से होता हुआ जाएगा। मान लो कि पहले नंबर के सिस्टम ने कोई डेटा ट्रांसफर किया तो दूसरे नंबर का सिस्टम भी एक्सेस करेगा, तीसरे नंबर का सिस्टम भी उसको एक्सेस करेगा, जबकि वो डेटा जाना कहां से था? 1 से लेकर 4 तक पहुंचना था ओनली, लेकिन रेस्पेक्टिव जितनी नोड्स होंगी बीच में वो सब तक डेटा पहुंचेगा। ये हब में होता है ना। लेकिन स्विच क्या करता है? इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर देगा। स्विच क्या करेगा? स्विच को पता होगा कि कौन सी सोर्स नोड है और कौन सी डेस्टिनेशन नोड है, तो सोर्स के थ्रू जो डेटा जाएगा वो डेस्टिनेशन तक ही पहुंचेगा। बीच में कितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे डजंट मैटर। ठीक है, इसीलिए इसको स्विच को क्या कहते हैं हम? स्मार्ट हब। ठीक है, अब पहले स्विच पढ़ लेते हैं, है ना। तो अनलाइक ब्रिजेस, ब्रिज क्या होता है अभी हम समझेंगे, विच कनेक्ट 2 और मोर LAN सेगमेंट्स। स्विचेस आर यूज्ड टू कनेक्ट इंडिविजुअल नोड इन द नेटवर्क विद ईच अदर। देखो स्विच क्या कर रहा है? इंडिविजुअल नोड्स को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ में कंप्यूटर नेटवर्क में। ईच नोड विद नेटवर्क इज कनेक्टेड विद द यूनिक पोर्ट इन स्विच। स्विच में यूनिक पोर्ट के थ्रू हर एक नोड कनेक्ट होती है ना। बेसिकली इट फॉरवर्ड्स इट ओनली अ सिंगल लाइन कनेक्टिंग टू द डेस्टिनेशन नोड, जिससे स्विच को ये पता होता है कि एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे कनेक्ट करना है, कैसे डेटा को पहुंचाना है। तो ये स्विच का काम होता है। स्विच में हब से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, हब से ज्यादा पोर्ट्स होते हैं जो बेसिकली मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैकेट स्विचिंग का काम होता है वो बेसिकली स्विच ही करता है। अंडरस्टूड दिस थिंग। अब बात करते हैं हम ब्रिज की। ब्रिज क्या होता है मैम? हब जो है वो छोटे से लैन कनेक्टिविटी के लिए होता है। मतलब स्मॉल एरिया में, जैसे एक स्कूल में एक छोटी सी लैब है, 20-30 कंप्यूटर्स आपको आपस में कनेक्ट करना है तो आप हब का यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके स्कूल में 3 फ्लोर्स है और तीनों फ्लोर पे जो है लैब्स है, कंप्यूटर लैब्स है। हर एक फ्लोर में 40-40 कंप्यूटर्स है हर एक लैब में। तो यहाँ पे आप ब्रिज जैसे डिवाइस का यूज कर सकते हो फॉर लार्ज कंप्यूटर्स कनेक्टिंग। अंडरस्टूड? तो ब्रिज क्या करता है? 2 अलग अलग या 2 से ज्यादा लेंस को आपस में यदि कनेक्ट करना है स्मॉल रेंज में तो ब्रिज जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस का हम यूज करते हैं। तो इट इज अ मल्टी पोर्ट डिवाइस यूज्ड फॉर कनेक्टिंग 2 और मोर लेंस, 2 और मोर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे ब्रिज का यूज करते हैं। अगर हब यूज नहीं कर सकते हो तो आप हब की प्लेस पे ब्रिज यूज कर सकते हो यदि आपके पास में लार्ज कंप्यूटर्स हैं। ओके, तो हब का काम समझ में आ गया, ब्रिज भी समझ में आ गया। ब्रिज क्या करता है? इट इज यूज्ड, मतलब एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। 2 अलग अलग लैन के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। जैसे आपने देखा है ना रोडवेज पे ब्रिज होते हैं 2 अलग अलग रोड को कनेक्ट करने के लिए, बिल्कुल वैसी 2 अलग अलग लेंस को कनेक्ट करने के लिए, 2 अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ब्रिज एक ब्रिज का काम कर रहा होता है। अंडरस्टूड? सो अनलाइक हब दे आर इंटेलिजेंट डिवाइसेस व्हिच एक्सरसाइज डिस्क्रिशन व्हाइल फॉरवर्डिंग डेटा आउटगोइंग लीडिंग टू द डेस्टिनेशन। तो हब से ज्यादा स्मार्ट होता है ब्रिज, और ब्रिज से ज्यादा स्मार्ट हम बोल सकते हैं कि स्विच होता है।
है ना। ब्रिज का अपना काम है, स्विच का अपना काम है, लेकिन हब और स्विच के बीच में डिफरेंस आता है। तो याद रखना, हब में डेटा कोलाइड होता है, स्विच में नहीं होता है। हब में जो डेटा है वो सारी नोड्स तक ट्रेवल होता है, स्विच में सोर्स से डेस्टिनेशन तक ही ट्रेवल होता है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। हब में कम पोर्ट्स होते हैं कनेक्ट करने के लिए, स्विच में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, और ये पोर्ट यूनिक पोर्ट के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पता होता है कि किस सिस्टम से किस सिस्टम तक डेटा जाना है। और ब्रिज क्या होता है? मल्टी पोर्ट डिवाइस होता है जो अलग अलग LAN नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, एक ब्रिज का काम करता है, कनेक्टिविटी टूल होता है, ठीक है। उसमें भी मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। तो अब इन तीनों में से किसी में भी डिफरेंस आ गया, क्योंकि यहां से डिफरेंस का क्वेश्चन 100% बनता है, तो आप लिख कर आओगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज राउटर। अभी बेटा जी राउटर क्या होता है? राउटर जो आपको रूट बता रहा होता है, पाथ बता रहा होता है कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से सिस्टम से डेटा किस सिस्टम तक पहुंचना है और इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है और उसके घर जाने के 2 रास्ते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो आपका दोस्त है जहां रहता है उसके घर के जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, वो आप फाइंड आउट करोगे। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर्स में भी जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो राउटर नाम का जो एक डिवाइस है वो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करके स्पीडली जो है डेटा को ट्रांसफर करता है। इट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग वेरियस नेटवर्क LAN और WAN विद ईच अदर टू राउटर ट्रांसमिट्स डेटा फ्रॉम इनकमिंग नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। ओके, और आजकल तो राउटर में आप इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्सेस कर सकते हो आइदर वायर्ड और वायरलेस टू, है ना जी। सो राउटर मेंटेन्स अ राउटिंग टेबल ऑफ वेरियस नेटवर्क बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन एड्रेस। द राउटर determines which network incoming packet should be transmitted। तो यहाँ पे जो पैकेट स्विचिंग का काम है, बेसिकली अगर एक लार्ज फाइल है, सपोज आपने इंटरनेट में कोई 1 GB 2 GB की फाइल को ट्रांसफर कर दिया नेटवर्क में, तो वो 1 GB 2 GB की जो फाइल है वो बेसिकली स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होगी और फिर ये पैकेट्स जो हैं बेसिकली ट्रांसफर होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक सेंडर सिस्टम है और ये एक रिसीवर सिस्टम है, ठीक है। अब ये नेटवर्क में आपस में कनेक्टेड है। सेंडर ने हम बात कर लें, सेंडर ने एक 2 GB की फाइल को ट्रांसफर किया। अब 2 GB फाइल रिसीवर तक पहुंचने में टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे जो राउटर लगा होता है वो राउटर क्या कर देता है, इस 2 GB फाइल को स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर देगा। 500 MB की फाइल्स में इसको डिवाइड कर दिया, सपोज मान लो 4 से 5 फाइल उसने बना दी। और जब ये फाइल्स आपकी पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, हर एक पैकेट पे यूनिक एड्रेस होता है जिससे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये पैकेट्स जब यहाँ ट्रेवल करेंगे तो ये पैकेट्स को ट्रेवल करने के बाद रिसीवर साइड पे पहुंचेंगे तो ये यहाँ पे जम्बल्ड वे में जाएंगे, सीक्वेंस में ट्रेवल नहीं करेंगे, लेकिन रिसीवर एंड पर इसको रीअसेंबल करना और फिर एक प्रॉपर 2 GB की फाइल में उस तक पहुंचाना, ये सब राउटर का काम होता है, ठीक है। तो पैकेट्स को असेंबल करना, पैकेट्स को रीअसेंबल करना, पैकेट्स के फॉर्मेट में डेटा को ट्रेवल करवाना, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना, ये सब काम राउटर का ही होता है। तो राउटर भी एक इस तरीके से डिवाइस होता है जो मल्टीपल स्विचेस के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। सपोज ये LAN कनेक्टिविटी 1 है, ये LAN कनेक्टिविटी 2 और ये 3 है। फर्स्ट LAN कनेक्टिविटी में देखो स्विच भी लगा हुआ है, हब भी लगा हुआ है जिसने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे स्विच 4, यहाँ स्विच 3, यहाँ 2 हब से इसको कनेक्ट किया हुआ है और इन सारे आपने डिवाइसेस को राउटर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको राउटर की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ गई होगी, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज गेटवे। अभी गेटवे का क्या काम है? आपके घर में भी बाहर एक बड़ा सा गेट लगा होता है, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल का भी एक मेन गेट होता है जो स्कूल को बाहर के रोड से या बाहर के जो बिल्डिंग्स वगैरह से उनसे सेपरेट रखता है ना, जिससे आपको पता चलता है कि भाई ये आपका स्कूल का प्रेमाइसेस है, गेट है, यहाँ से आपको एंटर होना है। बिल्कुल वैसे ही यदि आपके घर में आपने इंटरनेट लिया हुआ है, आपके स्कूल में कोई इंटरनेट लगा हुआ है, तो बाहर जो इंटरनेट है उससे आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो, तो इसकी एंट्री और इसकी एग्जिट के लिए जो बेसिकली डिवाइस यूज हो रहा है वो गेटवे होता है। तो गेटवे एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एंट्रेंस होता है नेटवर्क का, ठीक है। गेटवे कनेक्ट्स नेटवर्क बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजीज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक LAN को यदि आप एक मैन और वेन से कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे बीच में काम करेगा एक गेटवे नाम का डिवाइस जो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करेगा। ओके, मान लो ये आपका स्कूल बिल्डिंग है जहां पर एक LAN के थ्रू कनेक्टिविटी है, बाहर WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क, उससे यदि आपको कनेक्टिविटी चाहिए तो गेटवे इज अ डिवाइस विच इज वर्किंग। तो एक गेट की तरह यहाँ पर ये काम कर रहा होता है, ठीक है। सो डेटा कमिंग फ्रॉम वन नेटवर्क ऑपरेटिंग ऑन वन प्रोटोकॉल इज कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ आउटगोइंग नेटवर्क एंड देन फॉरवर्डेड, ठीक है। किसी एक प्रोटोकॉल के थ्रू जो डेटा आ रहा है उसको दूसरे प्रोटोकॉल के थ्रू कन्वर्ट करना या फॉरवर्ड करना, बेसिकली ये काम गेटवे का ही होता है,
ओके, प्रोटोकॉल कन्वर्जन का काम आप कह सकते हो। नाउ ये थे सारे नेटवर्किंग डिवाइस। अब बढ़ते हैं हम कि कितने टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं मैम। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया, नेटवर्क के जो डिवाइसेस हैं उनका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे, ब्रिज, इतने ही नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। एक और नेटवर्क डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं मॉडेम, है ना, जो शायद यहां नहीं था, जो कि ओल्ड टाइप का डिवाइस हो चुका है, दैट इज मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। टेलीफोन लाइन के थ्रू जो डायलअप कनेक्शन होता था ना, वहां पे मॉडेम का यूज किया जाता था। मतलब बेसिकली जब बाहर से कोई डेटा आ रहा है टेलीफोन लाइन से, तो वो एनालॉग फॉर्मेट में आ रहा है ना, और वो आपके कंप्यूटर्स तक पहुंच रहा है तो डिजिटल फॉर्मेट में जा रहा है। तो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन के लिए मॉडेम नाम का एक डिवाइस यूज होता है, जिसको मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। तो इसके बारे में भी कभी कुछ क्वेश्चन आ गया, इसका फुल फॉर्म जनरली पूछा जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें MO used for modulation, analog to digital conversion, and DEM used for demodulation, digital to analog conversion। बस ये याद रखना, टेलीफोन लाइन से जो डेटा आया कंप्यूटर तक पहुंचा तो वो एनालॉग से डिजिटल फॉर्मेट में गया, कंप्यूटर से फिर टेलीफोन लाइन तक पहुंचा तो वो डिजिटल से एनालॉग फॉर्मेट में गया। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की जो कन्वर्जन का काम हो रहा है, वो बेसिकली एक डिवाइस लगा होता है, नेटवर्क डिवाइस जिसका नाम है मॉडेम, वो परफॉर्म करता है। ठीक है, चलिए अब कितने टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड से यदि आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो नेटवर्क नाम की चिड़िया यदि आपने सुनी होगी तो उसमें आपने टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वेन सुना होगा, है ना। तो एक जस्ट एक रिकॉल हो जाए, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है ये। देखो PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो आपके घर में आपने सपोज नेटवर्क कनेक्शन लिया हुआ है, आपने अपना PC, लैपटॉप और आपके घर में फैमिली में जितने भी फोन्स हैं, जितने भी पर्सन्स के पास, सबके मोबाइल फोन्स PC नेटवर्क से कनेक्ट कर लिए, तो ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है, जो कि शॉर्ट रेंज में यूज होता है और मिनिमल डिवाइसेस को आप जो है कनेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे वही एग्जांपल लिया हुआ है कि प्रिंटर, फैक्स मशीन, स्कैनर, टेलीफोन्स, वीडियो गेम कंसोल्स, इन सारी चीजों को यदि आपने एक शॉर्ट रेंज में कनेक्ट किया हुआ है अप्रॉक्स 10 मीटर की रेंज में, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको PAN कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे LAN की, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क की जो रेंज होती है वो 10 मीटर से ज्यादा 100 मीटर तक की हम बोल सकते हैं कि इसकी रेंज होती है ना। इसमें बेसिकली जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक बिल्डिंग के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं, या दो बिल्डिंग्स के अंदर आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। ये एक सोसाइटी, जो कि 1 किलोमीटर के अंदर कोई सोसाइटी है, 100 मीटर के अंदर कोई सोसाइटी है, जो बिल्डिंग्स है उनमें बेसिकली जो कम्युनिकेशन होता है वो LAN होता है। यहाँ पे जो स्पीड होती है वो 10 Mbps से 1 Gbps तक की डेटा ट्रांसफर स्पीड हो सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये एक LAN है। आपके स्कूल में जो लैब में कनेक्टिविटी है वो भी LAN के थ्रू ही पॉसिबल होती है। आपने अपनी बिल्डिंग में सपोज 10 फ्लैट्स हैं और 10 फ्लैट में कनेक्शन दिया हुआ है, तो वो भी एक छोटा सा LAN ही होगा। क्लियर हुआ। अब LAN में क्या होता है, जनरली कम कंप्यूटर्स होते हैं, कम केबल्स लगती है, लेस एक्सपेंसिव होता है, और साथ ही जो बेसिकली फॉल्ट टॉलरेंस होता है, बेसिकली जो एरर्स होती है वो भी कम होती है ना। तो स्पीड फास्ट, कम कंप्यूटर्स, कम केबल्स, फास्ट स्पीड। अब यदि हम बढ़ते हैं मेन की तरफ, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो बेटा मेन जो है वो सिटी से सिटी जो कनेक्शन होता है, दो कंप्यूटर्स या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स का, सिटी टू सिटी लॉन्ग रेंज में, ठीक है, वो बेसिकली आपका मेन कहलाता है। तो यहाँ पे आप बात कर लो 50 किलोमीटर्स या है ना 1000 मीटर्स की रेंज में आप जो कनेक्टिविटी देखते हो वो कहलाती है आपकी मेन कनेक्टिविटी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो, इस्टेब्लिश विद इन अ सिटी और सिटी टू सिटी कनेक्शन, इसको इसीलिए कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पे जो स्पीड होती है, ट्रांसफर स्पीड होती है डेटा ट्रांसफर की, वो मॉडरेट होती है, ना बहुत ज्यादा कम होती है ना बहुत ज्यादा फास्ट होती है, मॉडरेट लेवल पे होती है, क्योंकि यहाँ भी LAN से ज्यादा बट WAN से कम कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो दो LAN को आप यदि कनेक्ट करना चाहते हो, देखो LAN 1, LAN 2, LAN 3 है ना, यहाँ पे मल्टीपल LANs है, उनको कनेक्ट कर दिया तो ये बेसिकली बन गया एक नेटवर्क जिसको कह रहे हैं हम MEN, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड द लास्ट इज दैट इज व्हेन वाइड एरिया नेटवर्क। यदि इसकी एग्जांपल की बात करें तो कंट्री टू कंट्री जो कनेक्शन है, आप इंडिया में बैठे हो, US में कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो विद द हेल्प ऑफ ओनली वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका एग्जांपल है इंटरनेट। जिसका एग्जांपल क्या है बेटा जी?
इंटरनेट। ओके, जियोग्राफिकली कहीं भी किसी भी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। दे आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। यहाँ पे अनलिमिटेड रेंज है, कोई आप रेंज को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, है ना। इसकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज पॉसिबल है। और आजकल तो हम कहीं भी किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ना। ओके जी, सो व्हेन मे बी ओन्ड मैनेज्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन वेरियस लोकल और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब बहुत सारे लेन और बहुत सारे मेन को कनेक्ट किया हुआ है किसने, वेन ने। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये बहुत सारे मेन है, मेन और लेन जैसे जो है नेटवर्क है, और एक वेन के थ्रू ये कनेक्टेड है। ये जो आपको दिख रहा है बाहर वाला सर्कल वो वेन को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो लेन मेन वेन आया तो आसानी से बता के आ जाओगे, कोई डाउट नहीं है ना। अब बढ़ गए अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है टोपोलॉजीज, ठीक है। अभी टोपोलॉजीज क्या हुआ मैम, नेटवर्क डिवाइस पढ़ लिए कि इंटरनेटवर्किंग में डिवाइस कौन कौन से होते हैं, उसी के साथ रेंज के अकॉर्डिंग कितने टाइप के नेटवर्क टाइप्स हो सकते हैं। अब इन लेन मेन वेन में कंप्यूटर्स अरेंज कैसे होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वही टोपोलॉजी कहलाता है। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ, अरेंजमेंट और लेआउट ऑफ नोड्स और कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। मार्क दिस लाइन, ये आपसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जा सकती है कि नेटवर्क टोपोलॉजी वो होती है जिसमें किसी नेटवर्क में, किसी टाइप ऑफ नेटवर्क में कंप्यूटर्स अरेंज्ड होते हैं। वो किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, जिसकी मदद से वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं, है ना। वही फिजिकल लिंक, वही पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जिसकी वजह से कोई कोलाइजन ना हो, साइमल्टेनियसली जो सिस्टम से आपस में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसी को बेटा जी यहाँ पर क्या कहते हैं, हम टोपोलॉजी कहते हैं। कितने टाइप की टोपोलॉजी होती है, सो 4 से 5 टाइप की टोपोलॉजीज होती है। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें एक ट्री टोपोलॉजी भी होती है जो हाइब्रिड में इंक्लूड हो जाती है। तो ऐसे 4 से 5 टाइप की टोपोलॉजीज हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बस टोपोलॉजी। अब हर एक टोपोलॉजी एज वेल एज इसके क्या एडवांटेज है, इसके क्या डिसएडवांटेज है, ये यदि याद है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 100% पक्का है, जो आप अटेम्प्ट करके आओगे। बस टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें एक लॉन्ग केबल होती है, आप देख पा रहे हो, दिस इज अ लॉन्ग केबल। एक लॉन्ग केबल होती है जिसमें बेसिकली सारे कंप्यूटर्स जो है इंटरनेट के कनेक्ट होते हैं। तो जितनी भी नोड्स आप देख रहे हो, ये नोड 1 2 3 4, ये चारों नोड यहाँ पर कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग केबल। इस केबल को क्या कहते हैं हम, बैकबोन। क्या कहते हैं, बैकबोन केबल। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, जिसके थ्रू कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। अब क्योंकि एक मेन केबल है जिससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो यहाँ पर इस टाइप की टोपोलॉजी में लेस केबल की जरूरत होती है और ये इजीली इंस्टॉल हो जाती है बिना किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के। आराम से इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। यदि आपको कोई कंप्यूटर आपस में फिट करना है या बीच में, तो आराम से आप एक कनेक्टर लगा के बीच में भी कंप्यूटर्स को एडजस्ट कर सकते हो बिना नेटवर्क को फेल किए। आराम से आप कंप्यूटर्स को यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक ही केबल से सब कनेक्टेड होते हैं। बाकी इसके अलावा इसका कॉस्ट कम होता है, इजिली इंस्टॉल हो जाते हैं यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम्स। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, वो क्या कि मान लो किसी एक कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर तक डेटा को ट्रांसफर किया, तो अगेन सिमिलरली वो हर एक कंप्यूटर से होता हुआ जाता है। तो सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो हर एक कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा, है ना जी। तो कनेक्टर के थ्रू इस लॉन्ग केबल में जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं कनेक्टर्स हैं, जिससे क्या है बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है। तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखी। तो इसके एडवांटेज भी समझ में आ गए, इसके डिसएडवांटेज भी समझ में आ गए। और यदि एक ये मेन केबल खराब हो गई, इस मेन केबल में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मान लो पूरा नेटवर्क यहाँ पे फेल हो जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रिंग टोपोलॉजी। अब ये रिंग टोपोलॉजी का क्या कहना है, ये बताती है कि यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम अरेंज होते हैं वो सर्क्यूलर फॉर्मेट में होते हैं, जस्ट लाइक अ रिंग, ठीक है। रिंग देखिए ना आपने, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये एक रिंग है। इस रिंग के फॉर्मेट में यहाँ पे कंप्यूटर्स अरेंज होते हैं। बस टोपोलॉजी में एक केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, वो केबल स्ट्रेट होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस A B C D E, है ना, ये जितने भी डिवाइसेस हैं सर्क्यूलर फॉर्मेट में जो है कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो भी इसी फॉर्मेट में होगा मैम। यहाँ पे इस एक रिंग में ही क्या है, कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करोगे, अंडरस्टूड। बट यहाँ पर भी इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो सेम यहाँ पर आपको नोड को ऐड करना और डिलीट करना इजी होता है। रिंग में से किसी भी नोड को ऐड और डिलीट करना आराम से कर सकते हो बिना किसी और अदर नोड को अफेक्ट किए। मान लो कि इस नोड को आपको हटाना है तो आप आराम से हटा सकते हो, है ना, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम।
और यहाँ पे बेसिकली फॉल्ट डिटेक्शन और आइसोलेशन भी इजी है, मतलब किसी एक कंप्यूटर में प्रॉब्लम होती है तो बिना किसी और कंप्यूटर को अफेक्ट किए आप उस कंप्यूटर का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। लेस केबल लगती है, ज्यादा केबल्स की भी जरूरत यहाँ नहीं होती है। एंड टोपोलॉजी सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ सिंगल पॉइंट फेलियर लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ एंटायर नेटवर्क। वही कि अगर किसी एक नोड का नेटवर्क फेल हुआ, किसी एक नोड का यदि नेटवर्क फेल हुआ तो पूरा नेटवर्क यहाँ पे फेल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ राइज होती है रिंग टोपोलॉजी में। मान लो कि इस नोड में नेटवर्क नहीं आ रहा है, यहाँ पर आकर आपका नेटवर्क फेल हो रहा है, तो ये सारी नोड अफेक्ट होंगी, लेकिन किसी एक नोड को हटाना है या अटैच करना है तो वो ईजी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है जो यहाँ फेस की जाती है, क्लियर। और सिमिलरली कि यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो किसी एक ही डायरेक्शन में होगा। मान लो कि इस ए सिस्टम को डी सिस्टम तक डेटा ट्रांसफर करना है तो या तो वो क्लॉकवाइज ट्रांसफर होगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज ट्रांसफर होगा। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है कि रिंग टोपोलॉजी के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। नाउ स्टार टोपोलॉजी। अभी स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, किस शेप में होती है भाई? स्टार आप सभी ने देखा है, स्टार के फॉर्मेट में यहाँ देखो कंप्यूटर्स अरेंज्ड है, लेकिन इसकी एक खासियत है, इसे सबसे अच्छी टोपोलॉजी माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना एक कनेक्टर होता है, हब नाम का कनेक्टर। अब इस हब की मदद से ना कोई एक कंप्यूटर फेल भी हो जाएगा ना, नेटवर्क यहाँ पे फेल भी हो जाता है किसी एक कंप्यूटर का, तो बाकी सारी कनेक्टिविटी रहती है, बाकी सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्ट रहते हैं। तो ये इसकी खासियत है जिसकी वजह से हम रिंग और बस टोपोलॉजी को अवॉइड करके स्टार टोपोलॉजी को प्रेफर करते हैं। मान लो कि ये वाला कंप्यूटर में नेटवर्क फेल हुआ, ठीक है, लेकिन हब के पास इन चारों कंप्यूटर्स की तो कनेक्टिविटी है ना, तो यहाँ पे इस एक नोड के फेलियर होने से बाकी सारे नोड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जो सेंट्रल डिवाइस है वो इतना दमदार होता है कि वो सभी को क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। सभी में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है विदाउट दिस फेलियर। ओके, बात समझ में आ गई। तो हब के थ्रू, सेंट्रल डिवाइस के थ्रू, ये एक सेंट्रल डिवाइस है जिससे सारी नोड्स कनेक्टेड होती है। ओके, अब इस हब की प्लेस में यहाँ पे स्विच भी यूज कर सकते हो, स्विच हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टार टोपोलॉजी, ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंट्रोलर, है ना। सारे डिवाइसेस को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? दिस हब, सेंट्रल कंट्रोलर, जिसको हब कहते हैं, जो कम्युनिकेट कर रहा होता है दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसफर कर रहा होता है। यहाँ पे जो फॉल्ट डिटेक्शन होता है, आइसोलेशन होता है, वो भी इजी होता है। कोई भी नोड में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ भी जो केबल्स कनेक्शन होता है एज कंपैरेटिवली बस और स्टार लेस ही होता है। ओके जी, इट रिक्वायर्स मोर केबलिंग ना, मोर केबलिंग कंपेयर टू बस एंड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज हब इज फेलियर विद लीड टू नेटवर्क फेलियर। मतलब देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे लेस केबल लगेगी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। यदि हम रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे लेस केबल्स लगेंगे। लेकिन यदि हम हब की बात करें तो हब से हर एक डिवाइस को कनेक्ट करने में, चाहे डिवाइस किसी भी कोने पर हो, कनेक्ट करने में आपको इनके कंपैरेटिवली जो है मोर केबल लगेगी। लेकिन आगे जो अभी हम टोपोलॉजीज पढ़ेंगे उनके कंपैरेटिवली इसमें लेस केबल होती है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। नेटवर्क फेलियर पर भी इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि हब फेल हुआ, यदि ये सेंट्रल फेलियर अचीव होता है तो पूरा नेटवर्क फेल होगा, अदरवाइज एक सिंगल नोड के फेलियर होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ गए स्टार टोपोलॉजी भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज मैश टोपोलॉजी। अब मैम ये मैश टोपोलॉजी क्या हुआ? मैश टोपोलॉजी मैशी टाइप एक टोपोलॉजी होती है, इसमें हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है, ठीक है। कैसे? आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 चार नोड्स आपको यहाँ दिख रही है, और चारों नोड, ये 1 वाली नोड 2 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है ना। यदि मैं सेकंड नोड की बात करूं तो देखो सेकंड नोड 1 से 2 से 3 से 4 से सबसे कनेक्टेड है। तो हर एक नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी होती है, दैट्स व्हाई इसे मैश टोपोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी से ज्यादा केबल्स की जरूरत होती है, बट यहाँ सिक्योरिटी ज्यादा होती है ना। पिछली जो हमने टोपोलॉजीज देखी उसमें लेस सिक्योरिटी होती है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड लाइन के थ्रू हर एक कंप्यूटर्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं। दैट्स व्हाई इसे मैश टोपोलॉजी कहते हैं, बिकॉज एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है नोड्स के बीच में। तो इसीलिए ये जो टोपोलॉजी है वो सिक्योर डेटा ट्रांसफर करती है विदाउट एनी ट्रैफिक प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी होता है, मान लो कि साइमल्टेनियसली 4 सिस्टम ने एक साथ डेटा ट्रांसफर कर दिया, तो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो सकता है, बट यहां नहीं होगा, क्योंकि यहां पे डेडिकेटेड लिंक है,
ट्रैफिक जैसा कोई इशू ही नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पर भी एक डिसएडवांटेज है। अब आप सोचोगे मैम क्या डिसएडवांटेज है, तो वो डिसएडवांटेज ये है कि ये लार्ज डिस्टेंस पर पॉसिबल नहीं है। एक स्मॉल डिस्टेंस पे यदि आप LAN में इसको कनेक्ट करना चाहते हो मैश टोपोलॉजी को तो कर सकते हो, है ना, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करना इट्स डिफिकल्ट टास्क। ओके, तो लार्ज नंबर ऑफ कनेक्शंस रिक्वायर्स इन दिस टोपोलॉजी, और जो इसका इंस्टॉलेशन होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि मोर केबल्स यूज होती है और ज्यादा लार्ज एरिया में आप इसको नहीं कर सकते हो कनेक्ट। डन, मैश टोपोलॉजी समझ में आ गया। देन नेक्स्ट इज ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी का क्या काम है मैम? ट्री टोपोलॉजी को ही हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। अभी ट्री देखा है, ये जो टोपोलॉजी है वो इन्वर्टेड ट्री जैसी होती है, मतलब कि यहाँ पर एक मेन नोड होता है, उससे मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड होती हैं, फिर इससे मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं। अब ये मल्टीपल नोड्स में जरूरी नहीं है कि एक ही कनेक्शन हो। मान लो कि ये एक LAN कनेक्टिविटी है, ये एक मैन कनेक्टिविटी है, ये भी एक मैन है, ये एक LAN है, तो ये देखो यहाँ पर ये अलग अलग टाइप की कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश कर रहा है। अब ये LAN कनेक्टिविटी में आपने बस टोपोलॉजी का यूज किया हुआ है, ये मैन कनेक्टिविटी में आपने स्टार टोपोलॉजी का यूज किया हुआ है, तो इन सब का कलेक्शन क्या कहला रहा है? ट्री टोपोलॉजी, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ट्री टोपोलॉजी को हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं? ये देखो ये हो गई आपकी बस टोपोलॉजी, ठीक है, समझ में आया। उसी के साथ देखो इससे कनेक्टेड है ये स्टार टोपोलॉजी, यहाँ पे आप देखोगे ये फिर आपकी स्टार टोपोलॉजी यहाँ कनेक्टेड है, हियर अगेन दूसरी टोपोलॉजी स्टार और यहाँ पे ये स्टार। तो यहाँ पे मल्टीपल टोपोलॉजीज जो अभी हमने देखी उनका कलेक्शन इसको कहा जा रहा है। दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ट्री टोपोलॉजी है जिसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे एक मेन बैकबोन केबल के थ्रू आप ट्री, स्टार, रिंग, किसी भी अदर टोपोलॉजीज को एज ए ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर भी नेटवर्क फेलियर के ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर इसमें प्रॉब्लम होती है तो वो होल नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन यदि मेन बैकबोन केबल में प्रॉब्लम हुई तो पूरा नेटवर्क अफेक्ट होता है। इसका भी इंस्टॉलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लार्ज एरिया में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो बट इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट होता है। लार्ज केबल यहाँ भी यूज होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक हमने सारी टोपोलॉजीज को कंप्लीट कर लिया एंड होपफुली आपको ना अब टोपोलॉजीज भी अच्छे से समझ में आ गई है। सभी टोपोलॉजीज को अच्छे से समझ लेना। स्टार टोपोलॉजी इज द बेस्ट टोपोलॉजी जिसमें कम कॉस्ट, कम केबल यूज होती है एज कंपेयर टू ऑल। ओके, और ये आपको बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है क्योंकि इसमें बीच में जो है एक सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस होता है जो सारी नोड्स को जो है बेसिकली क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। बाकी जो टोपोलॉजीज है उनमें सब में अपने एडवांटेज और अपने डिसएडवांटेजेस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज मैक एड्रेस। अब ये मैक एड्रेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि आप जहां रहते हो, यदि आपका खुद का घर है, आपका खुद का लैंड परचेज किया हुआ है, खुद का घर है, तो वो आपका पर्सनल एड्रेस होगा, वो आपका पर्टिकुलर परमानेंट एड्रेस होगा या नहीं होगा। अब मान लो कि आपका कोई दोस्त कहीं रेंट से रहता है, तो वो रेंट पे कुछ महीनों रहता है, फिर दूसरी जगह चला जाता है, फिर वहां कुछ महीनों रहता है, फिर दूसरी जगह चला जाता है किसी और सिटी में, वहां कुछ और दिन रहता है, तो उसका जो एड्रेस है वो टेम्परेरी एड्रेस होगा जो टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा है। तो अब यहाँ पर इंटरनेट पे भी जो नोड्स होती हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इनके पहचानने के लिए कि कौन सी नोड कनेक्टेड है, कौन सा कंप्यूटर कनेक्टेड है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसको कैसे पहचानोगे? तो हर एक नोड का क्या होता है, एड्रेस होता है जिससे हम उसको पहचानते हैं, ठीक है। अब नोड को नाम तो दे नहीं सकते हो तो हम उसको एड्रेस देते हैं, ठीक है। अब वो एड्रेस क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। नोड के एड्रेस क्या होते हैं बेटा जी? दो टाइप के। एक होता है मैक एड्रेस जिसको आप कह दो परमानेंट एड्रेस, और दूसरा होता है आईपी एड्रेस जिसको आप कह दो टेम्परेरी एड्रेस। बात समझ में आ गई? ये मैक एड्रेस परमानेंट होता है और आईपी एड्रेस टेम्परेरी होता है। तो हर एक कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेट में जो कनेक्टेड है, हर एक कंप्यूटर का अपना एड्रेस है, मैक एड्रेस एज वेल एज उसका अपना आईपी एड्रेस भी है, ठीक है। एक परमानेंट एड्रेस और एक टेम्परेरी एड्रेस। अब इसको कैसे पहचानोगे? ये एड्रेस होता क्या है? तो मैक एड्रेस का मतलब होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जब आप कंप्यूटर्स को मैन्युफैक्चरर टाइम पर ही बेसिकली क्या कर रहे होते हो, जो कंपनी ने स्टैब्लिश कर दिया और कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया आपके इंटरनेट से, वो बेसिकली आपका मैक एड्रेस कहलाता है, जो कि यूनिकली नोड को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। सपोज नोड एक्स नाम ने कोई डेटा सेंड किया नोड वाई को नेटवर्क पर,
ठीक है। इट इज मैंडेटरी दैट एक्स एंड वाई आर यूनिकली आइडेंटिफिएबल ऑन द नेटवर्क। मान लो कि आपके कंप्यूटर से आपने कोई डेटा शेयर किया अपने दोस्त के कंप्यूटर तक, तो दोनों नोड जो है, जो दोनों कंप्यूटर्स हैं, वो उनका पर्टिकुलर एड्रेस होगा जिससे उनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा, वही कहलाएगा आपका मैक एड्रेस। ईच एनआईसी हैज अ यूनिवर्सल यूनिक एड्रेस असाइंड इट बाय मैन्युफैक्चरर। और ये एड्रेस कौन असाइन करता है? मैन्युफैक्चरर असाइन करता है, ठीक है। दिस एड्रेस इज नोन एज मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस ऑफ द कार्ड। जो एनआईसी कार्ड लगती है ना आपके कंप्यूटर सिस्टम में, एक्चुअल उसका एड्रेस मैक एड्रेस कहलाता है। अब ये बात समझ में आ गई क्यों परमानेंट एड्रेस इसको कह रही हूँ? क्योंकि जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो एनआईसी कार्ड का जो एड्रेस है, वही बेसिकली आपका मैक एड्रेस कहलाएगा। सो दैट मशीन विद द एनआईसी कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड थ्रू द एनआईसी मैक एड्रेस। मैक एड्रेस ऑफ एनआईसी इज परमानेंट, डज नॉट चेंज। बात समझ में आ गई? तो मैक एड्रेस की कहानी क्लियर? ये आता है एग्जाम में, ओके। ये कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल कोड होता है। 12 डिजिट 48 बिट का होता है। मेमोरी में वो 48 बिट लेता है, लेकिन 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल कोड होता है। हेक्साडेसिमल समझते हो? 0 to 9 डिजिट और A to F कैरेक्टर्स, ये हेक्साडेसिमल कोड होता है। 0 to 9 कोई भी नंबर होगा, A to F में कोई सा भी एक कैरेक्टर होगा, इसी को हेक्साडेसिमल कोड कहते हैं। तो 12 डिजिट का मैक एड्रेस होता है, ठीक है, जो हर एक मशीन के लिए यूनिक होता है और परमानेंट होता है। कैसा दिखता है ये मैक एड्रेस? कुछ इस तरीके से, इस फॉर्मेट में होता है। ध्यान से देखो, MMMM कॉलन से सेपरेट होता है। अब ये MMM क्या है? डबल M जो यहाँ पे यूज हो रहा है, ये है आपका बेसिकली आईडी नंबर। क्या है? MM जो है ये क्या है? आईडी नंबर है, ध्यान रखना, है ना। ये फॉर्मेट है, ये आईडी नंबर को डिनोट कर रहा है। किससे? आईडी नंबर को। और इसके बाद जो आप SSS देख रहे हो, ये किसको डिनोट कर रहा है? सीरियल नंबर को। किसको डिनोट कर रहा है? सीरियल नंबर को। तो जो मैक एड्रेस होता है, जो मैन्युफैक्चरर के थ्रू मशीन को अलॉट किया जाता है, नोड को अलॉट किया जाता है, वो इस फॉर्मेट में होता है, MMSS के फॉर्मेट में, जिसमें मशीन का आईडी नंबर एज वेल एज सीरियल नंबर होता है। अंडरस्टूड दिस थिंग? फॉर एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है? 00AOC9 14C835। अब यहाँ पे ये जो 3 स्टार्टिंग के हैं, ये आईडी नंबर को डिनोट कर रहे हैं, और ये जो 3 लास्ट के हैं, ये सीरियल नंबर को डिनोट कर रहे हैं। तो यदि हम आईडी नंबर की बात करें, जो प्रीफिक्स है वो इंटेल कॉर्पोरेशन का है, कि इंटेल कॉर्पोरेशन का सिस्टम है, बेसिकली उन्होंने ये अलॉट किया हुआ है। एंड द लास्ट 3 नंबर्स गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, है ना, जो कि मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस एनआईसी उसका नंबर है। अंडरस्टूड दिस थिंग? कैसे होता है मैक एड्रेस, समझ में आ गया। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज आईपी एड्रेस, है ना। बस ये समझ के, डोमेन नेम समझ के हम इस पर्टिकुलर सेशन को, इस चैप्टर को यहाँ खत्म करेंगे। तो आपको पूरा कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला चैप्टर एक ही वीडियो में मिल गया है। वीडियो थोड़ा सा लेंथी है, बट कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है ना। अब आईपी एड्रेस की बात करें तो देखो, आईपी एड्रेस क्या बताया मैंने? टेम्परेरी एड्रेस। मान लो कि अभी आप जहां जिस जगह रह रहे हो वहां पे आपने अपना कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट किया हुआ है। अब आपने किसी दूसरी जगह पर अपने कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट कर दिया किसी दूसरे नेटवर्क में, तो आईपी एड्रेस क्या होगा? बदल जाएगा, लेकिन जो मैक एड्रेस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो दैट्स व्हाई आईपी एड्रेस इज बेसिकली, हम इसको यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर जरूर कहते हैं कि कंप्यूटर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आता है, बट एक्चुअल में ये क्या होता है? टेम्परेरीली होता है। किसी एक नेटवर्क में लगाते हो तो वो आईपी एड्रेस काम करता है, जिसको आप बदल सकते हो, जो चेंजेबल है, ठीक है। अब मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, आईपी एड्रेस आपका 4 बाइट्स 32 बिट का होता है। ये भी एक हेक्साडेसिमल नंबर ही होता है, ठीक है। 0 to 255 नंबर्स के बीच में इसकी रेंज होती है। इट इज नॉट हेक्साडेसिमल, इट इज जस्ट अ 0 to 255 रेंज में नंबर होता है, और डॉट से सेपरेट होता है। ध्यान से समझना, जो मैक एड्रेस होता है वो कॉलन से सेपरेट होता है। दिख रहा है आपको कॉलन से सेपरेट, और जो बेसिकली आपका आईपी एड्रेस है वो डॉट से सेपरेट होता है। मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल कोड में हो सकता है आपका, देखो 0 to 9 और A to F कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन जो आईपी एड्रेस होता है वो 0 to 255 के कैरेक्टर्स के बीच में ही, मतलब 0 to 255 नंबर्स के बीच में होता है, नॉट कैरेक्टर्स। ओके, इट टू मेक इट इजियर फॉर अस रिमेंबर, आईपी एड्रेस आर नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्मेट, डॉटेड डेसिमल नंबर। अब हर कोई यूजर आराम से किसी भी सिस्टम का आईपी एड्रेस याद कर सकता है, क्योंकि वो इस तरीके से डॉटेड नंबर्स में होता है। IP address of machine and not the MAC address of its NIC. It is used to identify it. Do you recall IP protocol? IP protocol identifies the machine and its IP address, the root to route the packets. देखो बेसिकली बात की जाए तो ये जो IP एड्रेस है वो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए IP एड्रेस का यूज करते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल काम करता है IP एड्रेस के साथ वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल।
ठीक है, जो कि 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर इसको असाइन किया जाता है। आईपी एड्रेस सेटिंग्स ऑफ नोड कैन बी चेंज्ड, इसकी सेटिंग्स को यूजर अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। यदि आप किसी दूसरे नेटवर्क में कोई और सिस्टम को लगाते हो तो उसका आईपी एड्रेस आप बदल सकते हो, इट डिपेंड्स, ठीक है। इनफैक्ट द आईपी एड्रेस इज असाइन्ड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है? जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसने नेटवर्क कनेक्टिविटी की हुई है वो बदल सकता है। लेकिन जो कि मैक एड्रेस होता है उसको आप इजीली नहीं बदल सकते हो, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इट कैन नॉट बी चेंज वंस इट इज असाइन्ड, ठीक है। तो यदि हम इसके डिफरेंस की बात कर लें तो इफ अ कंप्यूटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क द आईपी एड्रेस गेट्स चेंज बट मैक एड्रेस रिमेन्स द सेम। अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आप कंप्यूटर को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका आईपी एड्रेस बदलेगा बट मैक एड्रेस सेम रहेगा। वही लाइन लिखी है जो मैंने अभी आपको कही है, ठीक है। आईपी एड्रेस यूज किया जाता है किसी एक सिस्टम की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। सिस्टम आप मान लो यूज कर रहे हो आज अपने कंप्यूटर लैब में, परसों वही सेम कंप्यूटर आपकी सेकंड फ्लोर की कंप्यूटर लैब में मिल रहा है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो उसकी आईपी एड्रेस की लोकेशन के थ्रू, आईपी एड्रेस के थ्रू, ना कि उसके मैक एड्रेस के थ्रू। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई अच्छे से? तो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में यदि डिफरेंस आया तो लिख दोगे कि ये टेम्परेरीली होता है और ये परमानेंट होता है। पहले तो यही डिफरेंस लिखना आप। ये मैन्युफैक्चरर के थ्रू जो एनआईसी कार्ड का जो एड्रेस होता है उसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है और ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ये आपका होता है 48 बिट्स का, ये होता है 32 बिट्स का। ये कॉलन से सेपरेट होता है, ये डॉट से सेपरेट होता है। इसमें जो नंबर्स होते हैं आपके हेक्साडेसिमल नंबर आते हैं। इसमें जो नंबर रेंज होती है वो 0 से 255 के बीच में आती है। तो अब यदि एग्जाम में डिफरेंस आ गया तो बस ऐसे ही डिफरेंस आपको लिख कर आना है। और ज्यादा से ज्यादा लिखना हो तो एक एक एग्जाम्पल दोनों के लिख देना, दोनों के फॉर्मेट, एग्जाम्पल फॉर्मेट है ना। आईपी एड्रेस का फॉर्मेट भी आपने देख ही लिया है, ये होता है आईपी एड्रेस का फॉर्मेट, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज डोमेन नेम। अभी देखो, इंटरनेट पे आप जो भी वेबसाइट्स यूज करते हो, इंटरनेट पे जितना भी चीजें आपको मिलती है वो सभी डोमेन नेम के साथ में स्टोर होती है। आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर लो, आप सीबीएसई की, एनसीईआरटी की, कोई स्पोर्ट्स आपके स्कूल की वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो वो यूनिक नाम से ही मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि सीबीएसई की 5-6 वेबसाइट से सेम नेम से, cbse.nic.in की एक इकलौती ही वेबसाइट है, ऐसा तो नहीं ना कि 4-5 वेबसाइट सेम नाम से है, बिल्कुल नहीं। आपके स्कूल की भी एक ही वेबसाइट है जो एक सिंगल नाम से, एसबीआई बैंक की भी एक ही वेबसाइट जो एसबीआई बैंक के sbi.nic.in से है ना जी। तो उसी को हम कहते हैं डोमेन नेम की वेब सर्वर पर, इंटरनेट सर्वर पर जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो पर्टिकुलरली एक यूनिक डोमेन के साथ में स्टोर होती है, जिसके थ्रू कंप्यूटर्स इंटरनेट पर आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम उस आईपी एड्रेस के थ्रू ही उन सिस्टम से, उन डोमेन के नेम के थ्रू ही उन सिस्टम से बेसिकली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग? सो अ सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड व्हिच असाइंस नेम्स टू सम कंप्यूटर्स और वेब सर्वर्स, नाम समझ में आया, एंड मेंटेन्स अ डेटाबेस ऑफ दिस नेम्स एंड करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। दीज आर कॉल्ड डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल cbse.nic.in है ना, sprinkle.org, indianrailway.gov.in, these all are the domain names. So domain names are used in URLs। वेबसाइट के नाम को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ध्यान रखना, इज आइडेंटिफाई पर्टिकुलर वेब सर्वर, जो वेब सर्वर को आइडेंटिफाई करता है कि वेब सर्वर पर किस नाम से कौन सी वेबसाइट है जिसको आप एक्सेस कर पा रहे हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कि आपको cbse.nic.in में welcome.html वाला पेज एक्सेस करना है तो यहाँ पे डोमेन नेम क्या हो जाएगा? cbse.nic.in। क्लियर हुआ? समझ में आ गया अच्छे से? अभी डोमेन नेम में भी बेसिकली यहाँ पे इन्होंने इसको कैटेगराइज कर दिया है दो अलग अलग कैटेगरी में। एक होता है जेनेरिक डोमेन नेम और दूसरा होता है कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम। अभी जेनरिक डोमेन नेम की बात करें तो यहाँ देखो .com, .edu, .gov, .mil मिलिट्री को डिनोट कर रहा है, .net, .org। ORG ऑर्गेनाइजेशन को बताता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है। नेट नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, MIL मिलिट्री के लिए होता है, GOV गवर्नमेंटल एजेंसीज के लिए होता है, EDU एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेबसाइट्स के लिए होता है, .com कमर्शियल बिजनेस जो वेबसाइट्स होती है जैसे amazon.com वगैरह, है ना। वहीं यदि हम बात करें कंट्री स्पेसिफिक डोमेन की, अब यदि कोई वेबसाइट, कोई डोमेन इंडिया का है तो उसके आगे आपको .in मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का है तो .au मिलेगा, कनाडा को CA से डिनोट किया जाता है, चाइना वाली कंपनी CH से होती है, एंड न्यूजीलैंड NZ, पाकिस्तान PK, जापान के लिए JP और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए US। तो ये कुछ कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम्स है जो कि जेनरिक डोमेन नेम के बाद मिल जाते हैं, है ना। तो होपफुली आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया कि डोमेन नेम इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2
टाइप्स। फर्स्ट इज टॉप लेवल डोमेन जो कि जेनरिक डोमेन है, एंड सेकंड इज प्राइमरी डोमेन जिसमें बेसिकली आप देखोगे कि आपको कंट्री डोमेन वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, तो होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग पर बेस्ड था अच्छे से समझ में आ गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और यदि इसके नोट्स चाहिए बेटा जी तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अभी के अभी, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके पहले यदि यूनिट 1 यूनिट 2 को एक्सेस करना चाहते हो तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी से एक्सेस कर लेना। मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।